गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद दीपक चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेपीएससी जो झारखंड जेपीएससी है, इसका जो प्रीलिम्स का डेट है वो अनाउंस हो चुका है, जो कि 19 सितंबर 2021 को है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी में रिवीजन के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में लेकर आए हुए हैं। तो जो झारखंड का इतिहास है, तो इसमें हमें झारखंड के इतिहास में जो पढ़ना है, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलेश्वर शासन व्यवस्था एवं अन्य जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है। तो जो झारखंड का इतिहास है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इससे 8 प्रश्न प्रीलिम्स में रहेंगे। जो जेपीएससी का जो 2 पेपर है दोस्तों, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 है। जो पेपर 1 है वो समान अध्ययन का है, और जो पेपर 2 है वो झारखंड समान अध्ययन है, जो सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो कि वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और ये सभी झारखंड संबंधित रहेंगे। तो इसी सेक्शन में दोस्तों हम जानते हैं कि झारखंड का जो इतिहास है उससे संबंधित जो शासन व्यवस्था है उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं। जो मुंडा का जो दोस्तों सामान्य अर्थ होता है वो विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख उसे हम कहते हैं। ये जो मुंडा होता है गांव का तो प्रधान होता है, और ये जो इसका कार्य है दोस्तों कि ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना और गाँव के विवाद का निपटारा करना। और मुंडा का जो पद होता है दोस्तों वो वंशानुगत होता है। चलिए हाथू मुंडा दोस्तों, जैसे मुंडा जो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, पंचायत जो मुंडा का जो गाँव पंचायत होता है दोस्तों उसको हाथू कहते हैं। जो पंचायत का हाथू का मतलब दोस्तों पंचायत होता है। तो और जो मुंडा है तो गांव का प्रधान होता है, तो उसे मुंडा हो गया दोस्तों। जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है उसको हाथू मुंडा भी कहते हैं। पंचायत को हाथू कहते हैं, और मुंडा तो अपना गांव प्रधान होता ही है, तो उसे हाथू मुंडा कहते हैं। तो इसी में नेक्स्ट है दोस्तों पढ़ा। तो कई गाँवों को मिलाकर जो पंचायत बनता है दोस्तों उसे पढ़ा कहते हैं, पढ़ा पंचायत कहते हैं। इसका भी कार्य वही होता है दोस्तों जो मुंडा का होता है। जो दो या अधिक गाँवों का जो विवाद होते हैं उन सब का निपटारा करना। दोस्तों जो पढ़ा पंचायत होता है दोस्तों, तो इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधायिका होता है सभी तरह के कार्य होते हैं दोस्तों। तो मुंडा जैसे अगर कहा जा सकता है दोस्तों कि मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसका सर्वोच्च पद पढ़ा पंचायत ही रहता है दोस्तों। तो पढ़ा में दोस्तों बहुत सारे काम भी होता है, क्योंकि एक से अधिक गांव मिलकर जो पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मामला को निपटारा करना होता है। तो पढ़ा के जो प्रमुख होते हैं उसे पढ़ा राजा कहते हैं। और पढ़ा राजा के सहयोग के लिए दोस्तों कुंवर, लाल और कारतो नामक कुछ अधिकारी होते हैं जो पढ़ा पंचायत को सहयोग प्रदान करते हैं। दोस्तों एक और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को कोई स्थान प्रदान नहीं किया जाता था दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जहाँ पे अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम वैसे अखड़ा दोस्तों, अखड़ा वैसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, या जो पढ़ा पंचायत का जहाँ पे बैठक किया जाता है उसी को भी अखड़ा ही कहा जाता है। अखड़ा का किसी स्थान का नाम है दोस्तों, जिसे कोई भी स्थान जहाँ पे फील्ड टाइप का हो या मैदान टाइप का हो, जहाँ पे कम से कम 100, 150, 200 आदमी वहाँ पे खड़ा हो सके या जुट सके या किसी बैठक को कर सके, तो वैसे स्थल को पढ़ा पंचायत कहते हैं। और पढ़ा पंचायत दोस्तों को ही अखड़ा कहते हैं। और इसी अखड़ा में पर्व त्यौहार के कोई कार्यक्रम या किसी बैठक का भी अखड़ा में ही आयोजन किए जाते हैं दोस्तों। मानकी दोस्तों, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है दोस्तों, तथा यह पद वंशानुगत होता है दोस्तों। जो धार्मिक मुंडा शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान होते हैं दोस्तों, उसे पाहन कहा जाता है। और ये जो पाहन का जो काम होता है दोस्तों, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पाठ या जो आदिवासी रीति रिवाजों से जो बलि चढ़ाने की प्रथा होती है दोस्तों, तो वो पाहन के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है।
या उसी के द्वारा संचालन किया जाता है दोस्तों। तो पढ़ा के दोस्तों ये सब काम के लिए दोस्तों भूमि उसको दिया जाता है, जो लगान मुक्त भूमि रहता है दोस्तों। जो पूजा पाठ और ये सब जो क्रिया कार्यक्रम जो किए जाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए जो पाहन है उसको गांव के प्रधान के द्वारा दोस्तों ये भूमि प्रदान की जाती है। जो लगान मुक्त रहती है दोस्तों, उस भूमि पे कोई लगान नहीं लिया जाता है दोस्तों। तो वैसे भूमि को डाली कटारी कहते हैं, जो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दिया जाता है, जो कि लगान मुक्त होता है दोस्तों, उसे डाली कटारी कहते हैं। और जो दोस्तों पाहन को ही दोस्तों गाँव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने और किसी तरह का अनहोनी घटनाओं से बचाने के लिए विशेष प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। तो उस पूजा अर्चना का जो व्यवस्था है दोस्तों, उस करने के लिए जो पाहन है, पाहन को एक भूत खेता नामक कुछ ज़मीन दे दिया जाता है ज़मीन का टुकड़ा या ज़मीन दे दिया जाता है दोस्तों। और उस ज़मीन से जो उपज होती है, उसकी उपज या उस ज़मीन से होने वाली आय से जो भी धन या आय जो होते हैं, उससे जो पूजा अर्चना की जाती है उसकी व्यवस्था की जाती है दोस्तों। तो भूत खेता तो समझ गए दोस्तों। पुजार या पन भरा होता है। तो पाहन भी तो दोस्तों धार्मिक प्रधान होता है मुंडा शासन व्यवस्था का पाहन। तो पाहन के सहायक के लिए पुजार या पन भरा रहता है दोस्तों, जो कि पाहन का सहायक होता है। पढ़ा राजा, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है दोस्तों पढ़ा राजा। आगे हम देख चुके हैं दोस्तों। इसके सहयोग के लिए पढ़ा पंचायत में कुछ अधिकारी होते हैं, जिसे हम दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता एवं लाल आदि नामों से जानते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उनको समझ लिए, या कैसे कैसे इनका शासन व्यवस्था था दोस्तों, किस तरह से उनका शासन व्यवस्था चलता था, या कैसी तरह से शासन उनको द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों मुंडा शासन जो व्यवस्था है दोस्तों, इससे एक प्रश्न रहेंगे दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों एक प्रश्न का कर लिए हैं दोस्तों अभी तक रिवीजन। और दूसरा है दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था दोस्तों, इससे भी एक प्रश्न हमें रहेंगे दोस्तों जेपीएससी के पेपर 2 में प्रीलिम्स में। तो चलिए दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम जल्दी से महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ दोस्तों, तथा राजा फणिमुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ और राजा फणिमुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे दोस्तों। जो नागवंशी शासन व्यवस्था दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था जब खत्म हुआ दोस्तों, तब नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। जो फणिमुकुट राय ने अपनी जो सुतियांबे को है अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया दोस्तों। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए उसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसलिए शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। तो दोस्तों जो नागवंशी शासकों ने जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो चलते आ रहे थे दोस्तों, पूर्व की जो शासन काल में जो भू व्यवस्था जो थी, ज़मीन का जो व्यवस्था था, कर का जो व्यवस्था था, टैक्स का जो व्यवस्था था दोस्तों, और लैंड जो व्यवस्था थी, कैसे कैसे किसी को ज़मीन दिया जा रहा है और किसी उसे लिया जा रहा है और जो टैक्स की जो व्यवस्था थी, अरेंजमेंट थी दोस्तों वो, और जो आपका जो शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। नागवंशी में भी मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही जो भू व्यवस्था, कर व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा दोस्तों। उसी समय मुगलों के आक्रमण हुआ, तो उस समय नागवंशी शासन व्यवस्था था। तो मुगलों के आक्रमण के कारण जो नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता गया, इस परिवर्तन के कारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं ने फिर नजराना एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई तथा मालगुजारी के नाम से जाने लगा। तो दोस्तों जो मुगल शासकों के द्वारा है दोस्तों, नागवंशी शासकों से नजराना लिया जाने लगा दोस्तों। नजराना मतलब एक तरह का कर होता था दोस्तों, जिसे बाद में मालगुजारी के नाम से जाने लगा। तो जो मुगल शासक थे, वो जो नागवंशी शासक थे, उनसे कर मांगने लगे कि आप हमें कर दीजिए, नहीं तो हम आप पे युद्ध करेंगे। तो इस तरह से, और वही कर को बाद में मालगुजारी के नाम से जाने लगा दोस्तों। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम किसानों से कर वसूली नहीं की जाती थी दोस्तों। जैसे दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में पहले से जो
व्यवस्था थी, कर की व्यवस्था या भू राजस्व की व्यवस्था और जो शासन की व्यवस्था थी वही चलते आ रही थी दोस्तों। क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ही नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो जो नागवंशी शासन व्यवस्था में दोस्तों जो आम ग्रामीणों थे या किसानों थे उससे कर वसूली नहीं की जाती थी, परिणाम स्वरूप जो नहीं की जाती थी, जिसके कारण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। क्योंकि जो नागवंशी शासन के द्वारा मुगल शासकों को कर दिया जाने का भार पड़ने लगा। तो अगर नागवंशी शासन ग्रामीणों से कर वसूलेंगे नहीं तो फिर वो मुगल शासक को कहाँ से कर देंगे। तो इसलिए नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर, जिसे हम मालगुजारी के नाम से जानते हैं, वसूलना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। इसे वसूलने की जिम्मेदारी जो पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूंइहर कहा जाने लगा दोस्तों। तो जो एक कर मालगुजारी वसूलने के काम है दोस्तों, जो नागवंशी शासकों द्वारा जो उस समय के जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख होते थे, पढ़ा राजा या फिर जो हम मानकी कह सकते हैं, तो मानकी को दिया गया, जो कि इन मानकी को नागवंशी शासन में भूंइहर कहा जाने लगा। बाद में नागवंशी शासकों द्वारा दोस्तों मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। क्योंकि मुंडा मानकी और जो पढ़ा राजा होते थे वो उतना सक्षम नहीं हो पाए कर वसूलने के लिए। तो बाद में जो नागवंशी शासक थे उनके द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर मालगुजारी दी जाती थी एवं अनियमित मालगुजारी को नजराना पेशकश कहा जाता था। तो जो यही जागीरदार जो रखे गए थे नागवंशी शासकों के द्वारा, जब भी मुगल शासक जो नागवंशी शासकों से जो कर का अदायगी चाहते थे, तो जो भी मांगते थे तो मालगुजारी के रूप में इन्हीं जागीरदारों के द्वारा दिया जाता था, जिसे नाजराना पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में कर की वसूली के लिए 1973 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई दोस्तों। कर की वसूली है दोस्तों, कर की वसूली के लिए अंग्रेजी शासनकाल में कर की वसूली के लिए दोस्तों 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा राजाओं को जमींदार बना दिया गया तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई दोस्तों। इसी के जो अंग्रेजी शासनकाल में ही दोस्तों जब 1973 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू गई तथा नागवंशी शासकों को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था तो नागवंशी राजाओं ने शुरू किया था, और जो अंग्रेजी शासनकाल आया तो जो नागवंशी शासन के जो शासक थे उन्हीं को जागीरदारी व्यवस्था बना दिया गया और उन्हीं जो जागीरदारी थी वो जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हुई तथा इसके स्थान पर नवीन अंग्रेजी शासन व्यवस्था समाप्त होगी। जब अंग्रेजी शासन ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की 1793 ईस्वी में, तब जो नागवंशी शासक थे उनको उनकी जागीरदारी तो वो शुरू किए ही थे। जब अंग्रेजी शासन आई तो नागवंशी शासकों को ही जागीरदार बना दिया और इस तरह जागीरदारी की जो प्रथा थी वो जमींदारी व्यवस्था में परिणत होगी। और इस तरह से समय बीतने के बाद फिर नागवंशी शासन की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई और अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम दो सवाल कर लिए दोस्तों, एक मुंडा शासन व्यवस्था से एक सवाल और नागवंशी शासन व्यवस्था से एक सवाल दोस्तों आएंगे। तो एक रिवीजन के तौर पर दोस्तों हमने 2 सवाल को आज रिवीजन कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आगे भी जो नेक्स्ट शासन व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम विशेष चर्चा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।